हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद वीके सर, या बोलते हैं ऑनलाइन स्टडी बाय वीके सर। इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग अपने क्लास 12 की जो केमिस्ट्री के टॉपिक हैं उन पर चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि उन पे ही हर साल जो भी आपके सेट तैयार किए जाते हैं, प्रत्येक वर्ष के 6 या 7 सेट होते हैं, उनमें से आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। और इनको देखना मत भूलना है, इनको घर में आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपे हुए हैं, रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं अनसॉल्व को उठा लेता हूँ। तो बेटा इसमें क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट वही मैं कराने वाला हूँ। इसमें दिया गया है विद्युत अपोहन की क्या उपयोगिता होती है या इसका क्या प्रयोग होता है, विद्युत अपवन विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उस विधि के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले विद्युत विद्युत अपवन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर विद्युत अपोहन विधि, तो बेटा होता क्या है विद्युत अपोहन विधि में। तो यहाँ पर एक बात की जाती है, सबसे पहले मैं अपोहन विधि को यहाँ पे समझा रहा हूँ। सपोज करिए यहाँ पर क्या है, आपका कोई एक पात्र बना हुआ है और इस पात्र में हमने कोई एक, इसको बेटा बोलते हैं चरमपत्र झिल्ली बोला जाता है, जिसको हम लोग पारगम झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। इस पारगम झिल्ली को यहाँ पे मैंने लटका रखा हुआ है और इसमें विलयन में मैंने जल भर दिया है। क्या भर दिया है बेटा? जल भर दिया है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये अपोहन विधि किस प्रकार से कार्य करती है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब हमारा कोलाइडी विलयन होता है तो कोलाइडी विलयन पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है, तो उसमें अशुद्धियां मिली होती हैं। तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोग इस अपोहन विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे ही अब यहाँ पे याद रखना है कि सपोज करिए इस वाले आपका जो हमारे पास चरमपत्र झिल्ली है, इसको हम लोग बोलते हैं चरमपत्र झिल्ली कहा जाता है इसको। और ये हमारा क्या है, कोई इसमें जल भर देते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो भी हमारा एक पात्र लेते हैं उसमें अधिकांशतर ही जल भरा होता है। जल के माध्यम से जो कोलाइडी विलयन के कोलाइडी कणों का जो मिश्रण होता है उसके अंदर जो अशुद्धियां होती हैं वो आसानी से अलग हो सकती हैं। तो होता क्या है बेटा, इसमें यहाँ पर पानी निकलने का निकास होता है, इसमें से जल बाहर निकलता है। यहाँ से क्या होता है, जल को प्रवाहित कराया जाता है, अंदर प्रवेश कराया जाता है। जब ये जल इसके अंदर जाता है तो जाने के बाद में क्या होता है, ये इसको बेटा इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्व, या इसी को हम लोग कोलाइडी कणों का मिश्रण भी बोलते हैं, इसके अंदर भरा होता है। जब इसमें हम लोग यहाँ से पानी प्रवाहित करते हैं तो ये अंदर क्या होता है, एकदम पानी खलबल खलबल करने लगता है। खलबले की वजह से इसके अंदर जो अशुद्धियां होती है चरमपत्र झिल्ली में वो नीचे निकल आती हैं, तो इसके माध्यम से वो बाहर निकलती चली जाती हैं। और कुछ समय के बाद में हमें क्या प्राप्त हो जाता है, शुद्ध कोलाइडी कण प्राप्त हो जाते हैं। शुद्ध जो आपका कोलाइडी कण होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। तो लिखने का तरीका बेटा क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम एक पात्र लेते हैं और उसमें जल भरते हैं। फिर एक चरमपत्र झिल्ली में कोलाइडी विलयन भर देते हैं। कोलाइडी विलयन में मौजूद
बेटा कोलाइडी विलयन में क्या होगा, मौजूद अशुद्धियां, अब होता क्या है, अशुद्धियां विलयन के द्वारा या विलयन में, बेटा यहां पे लिख लीजिएगा, विलयन में जल प्रवाहित करने से अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो अब बेटा इस प्रकार से अपने इस विद्युत अपवन विद को जब लिख दोगे तो आप लोग बेटा, सॉरी अभी इसमें हमने चर्चा किसकी की थी, अपोहन विद की थी। अपोहन विद में आप इसको आराम से अपने कोलाइडी कणों में जो अशुद्धियां विद्यमान होती हैं उनको आप आसानी से अलग कर सकते हो। अब इसमें चर्चा होनी है बेटा विद्युत अपोहन की। अब होगा क्या, इसमें सेम प्रोसेस रहता है, बट हम इसमें जो भी हमारा एक विलयन बना हुआ था या जो भी हमारा पात्र बना हुआ था, अब उस पात्र को हम लोग एक बैटरी से उसका संपर्क कर देते हैं, उसमें विद्युत को प्रवाहित कर देते हैं, और जब उसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाती है तो बेटा जो हमारा ये आपका कोलाइडी विलयन इसमें जो भरा हुआ है तो उसमें एक विद्युत अनपघट्ट मिला होगा, तो उसमें क्या होता है, उसके आयन जो होते हैं वो टूट जाते हैं। जब वो विद्युत अपघट्ट होता है आयनों में टूट जाएगा, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए बैटरी के दो ध्रुव होते हैं, एनोड और कैथोड होता है। कैथोड पे आपका ऋणावेश होता है, एनोड पे धनावेश होता है। तो यहाँ पर अब हम इसी को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो अब आगे से यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि हम किस प्रकार से अपने इस विलयन में अपोहन विधि के सहायता से, विद्युत अपोहन की सहायता से कोलाइडी कणों को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है विलयन, जो अभी मैंने आपको चर्चा में रखा हुआ था, इसमें भरा हुआ है, और यहाँ पर इस प्रकार के पात्र में आपका जो भरा हुआ है कोलाइडी विलयन, जिसको हम लोग बेटा सॉल्व भी कहते हैं, और इसको मैंने यहाँ पर लटका रखा है और इसका संपर्क मैंने एक बैटरी से कर दिया है, अब हम लोग जानते हैं इसका बेटा जो सिरा होता है ये आपका धन आवेश होता है, इसे हम लोग एनोड कहते हैं, और यहाँ पर ये आपका बेटा कैथोड होता है, और ये हमेशा जो होता है वो निगेटिव का होता है। ये आपका धन आवेशित रहता है और ये आपका ऋण आवेशित रहता है, ये वाला भाग। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही सेम प्रोसेस है कि हमने यहाँ पर भी जल का निकास भर रखा है, यहाँ से जल को प्रवाहित किया जाएगा इसके अंदर, और यहाँ से सपोज करिए जो जल होगा वो बाहर जाएगा या बाहर जल हमारा निकलेगा। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या होंगी बेटा, अशुद्धियां भरी होंगी, इसमें क्या होंगी, अशुद्धियां भरी होंगी। तो ऐसा होगा कि जो ये सॉल आपका भरा हुआ है तो इस साल में क्या होगा, आपका विद्युत अनपघट्ट होगा, जो आयनों में टूट जाएगा। विद्युत अपवहन जो विधि होती है वो आपके विलयन में आयन का होना बहुत जरूरी है। यदि वो आयनित रूप में नहीं होगा तो फिर ये आपका शुद्धिकरण इसका नहीं संभव है, ना किया जा सकता है। होगा ऐसा, आप जब ये सॉल्व भरा हुआ है तो इसके जो धन आवेश होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, ऋण आवेश, जहां पर लगा ऋण आवेशित, यहाँ पे कैथोड है नहीं है बेटा, ये हमारी छड़ है कि नहीं है, तो यहाँ के धनावेश कहाँ जाएंगे, कैथोड के पास आ जाएंगे, और यहाँ के ऋणावेश कहाँ जाएंगे, एनोड के पास आ जाएंगे। इस प्रकार से उसके अंदर की जो अशुद्धियां होती है वो अलग कर ली जाएंगी और हमारा शेष शुद्ध फॉर्म में कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा या कोलाइडी कण हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद में अब यहाँ पर लिखने का तरीका भी वही रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इसके बाद बेटा हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया गया है कि आप लोगों को पहले से ही सब चीजें आनी भी चाहिए कि स्कंदन किसे कहते हैं, इसमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए स्कंदन। इसके बाद में अगला आता है विद्युत कण संचलन किसे कहते हैं, इस पर टिप्पणी लिखिएगा। तो ये आपके 3 नंबर में प्रश्न पूछा गया है, तो इनमें से 1.5 नंबर का आपका जाता है विद्युत कण संचलन और 1.5 नंबर का आ जाता है स्कंदन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं बेटा स्कंदन को। किसको सीखेंगे, स्कंदन को। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली सॉरी बात ये होती बेटा स्कंदन किसे कहते हैं। तो तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा
जब हम लोग क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन में से कोलाइडी कणों के ऊपर से आवेश, विद्युत आवेश को हटा लिया जाता है। तो जब विद्युत आवेश को आप हटा लोगे तो हटाने के बाद में क्या होगा, वो आवेश विहीन हो जाएंगी, आवेश रहित हो जाएंगी। तो वो आवेश रहित हो जाने के बाद में वो नीचे अपने आपस में वो संपर्क करने के बाद में जो अशुद्धियां हैं वो नीचे बैठ जाएंगी। बैठ जाने के बाद में फिर वो क्या होती हैं, उनको आपेक्षित कर सॉरी उनका जो अवक्षेप प्राप्त हो जाता है उसको हम लोग अलग कर लेते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को स्कंदन कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखने का तरीका ये रहेगा कि कोलाइडी विलयन में से कोलाइडी कणों के ऊपर से जब आवेश को हटा दिया जाता है तो वो क्या होते हैं, आपस में संयुक्त होकर के नीचे बैठ जाते हैं और वो उनका एक अपेक्षित अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। तो जरा लिखते हैं, कोलाइडी कणों के ऊपर से, कोलाइडी कणों के ऊपर से आवेश को हटा दिया जाए, कोलाइडी कणों के ऊपर से आवेश को हटा दिया जाए तो ये संयुक्त होकर नीचे पेंदी, आप बोल सकते हो पेंदी में, है ना, नीचे पेंदी में बैठ जाते हैं और अवक्षेप प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, स्कंदन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। बेटा जो कोलाइडी कणों का विलयन होता है तो कोलाइडी कणों में से आवेश को उसके ऊपर से हटा दिया जाएगा तो उसके जितने भी कण होते हैं वो संयुक्त होकर के नीचे उसके पेंदी में बैठ जाते हैं। तो उसके द्वारा मुझे एक अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। ठीक है, तो अगला आ जाता है हमारे पास, वो अगले में क्वेश्चन में देखता हूं। ठीक है, तो आइए जरा। ठीक है बेटा, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के सामने, वो ये है कि विद्युत कण संचलन। अब बेटा विद्युत कण संचलन का मतलब क्या हो जाता है, आप लोगों को ये चीज मालूम भी होनी चाहिए कि विद्युत कण संचलन का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो हमारा कण है वो विद्युत की ओर आकर्षित होना शुरू कर दे, विद्युत की ओर आकर्षित में आकर चला है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत कण संचलन के नाम से जानते हैं, है ना। तो होता क्या है, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कोलाइडी कण अपने विपरीत दिशा में या विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति कर देता है, तो उसे हम लोग कहते हैं विद्युत कण संचलन। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कोलाइडी कण अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है तो उसे विद्युत कण संचलन कहते हैं, ठीक है बेटा।
तो इसका मतलब हो गया है कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित या विद्युत क्षेत्र उपस्थित में जो कोलाइडी कण होते हैं तो अपने विपरीत दिशा की ओर वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइडी, सॉरी, इसी को हम लोग बेटा विद्युत कण संचलन कहते हैं। ठीक है बेटा, अब हमारे पास अगला जो प्रश्न दिया गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस प्रकार से मैं मेहनत कर रहा हूं, आपको हर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिख करके समझा रहा हूं, तो आप अपना नोट्स बनाना सीख लीजिएगा। नोट्स बनाइए, उसी को दिन और रात लिखते रहिएगा, जिससे आपकी मोर प्रैक्टिस हो सकेगी। जब मोर प्रैक्टिस हो सकेगी तो आपका वो जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। तो आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे लिए सबसे जो प्रिय होता है तो वो हमारा YouTube चैनल पे जो आप लोग शेयर का बटन दबाते हो या लाइक करते हो, तो उससे मुझे अंदर से एक इच्छा जागरूक होती है कि ये बच्चे वास्तविक मुझे बहुत ही अच्छा पसंद करते हैं, कि हमारे ये पसंदीदा सर हैं जो मुझे इतनी अच्छे ढंग से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो अब बेटा अगला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, जो काफी बार पूछा जा चुका है, आता भी है, तो वो दिया गया है शून्य कोटि की अपक्रिया। अब बेटा शून्य कोटि की अपक्रिया का मतलब है, यहाँ पर इसका क्या पूछा जाएगा, वेग स्थिरांक की गणना करिए। तो वेग स्थिरांक क्या होता है, के होता है, तो उसकी गणना करने को पूछेगा, उसका मात्रक पूछेगा, इसकी इकाई बताइए। मात्रक इकाई बाद एक ही होती है, और वेग स्थिरांक के की गणना करने को आपसे कहेगा। तो आइए जरा हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सीखेंगे शून्य कोटि किसे कहते हैं, शून्य कोटि की अपक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले शून्य कोटि की अपक्रिया, फिर उसके बाद में शून्य कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। ठीक है, तो लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसकी या जिसका वेग वेग बेटा क्या होता है, माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। जिसका वेग या वह अभिक्रिया जिस अभिक्रिया का वेग डी एक्स अपॉन डी टी के सांद्रता बेटा क्या हो जाएगी, यहां पर हम लोग मानेंगे ए, सांद्रता के घात लिखा बेटा, सांद्रता के घात शून्य के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो बेटा शून्य कोटि की अपक्रिया क्या हो जाती है, वह अपक्रिया जिसका वेग बेटा होता है dx अपॉन dt के की सांद्रता के, बेटा यहाँ पे की कर लीजिए, कि सांद्रता के घात 0 घात शून्य के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हमारी शून्य कोटि की अपक्रिया हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लिखेंगे बेटा उसके वेग व्यंजक का। तो किसके बेटा, शून्य कोटि अपक्रिया के लिए वेग व्यंजक। तो यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देंगे, वेग व्यंजक स्थिरांक की गणना हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर गणना कैसे की जाएगी वो चीज आइए बेटा। तो यहाँ पे हमने परिभाषा किसकी बेटा सीख ली है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था शून्य कोटि अपक्रिया के लिए, वह क्रिया जिसका वेग माइनस डी एक्स अपॉन डी टी की सांद्रता की के घात शून्य के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, आपको समझाने के लिए बेटा क्या होगा कि माइनस डी एक्स बटे डी टी समानुपाती क्या आ जाएगा, ए, और ए की घात आ जाएगा 0। इसी को हम लोग शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। अब बेटा वेग स्थिरांक व्यंजक जो है उसका हम लोग क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो आइए जरा इसका व्यंजक परिकलित करते हैं, कैसे लिखते हैं ध्यान सुनिएगा। तो बेटा हम लोग लिखेंगे वेग की परिभाषा से, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेग की परिभाषा से। अब बेटा वेग की परिभाषा कहती है माइनस डी एक्स बटे डी टी बराबर, इसके बाद में सॉरी, अब यहाँ पे याद रखना है ये समानुपाती है किसके, आपकी ए की घात 0 के, यही तो है कि नहीं है। अब यहाँ पे एक सुंदर सी बात आती है,
माइनस डी एक्स बटे डी टी। अब बेटा यहाँ पे समानुपाती है, जब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है, तो मैंने यहाँ पे माना है कि के आ गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब हम जानते हैं कि यदि यहाँ पर ए की पावर 0 है, तो यदि ए की पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो लिखेंगे माइनस डी एक्स बटे डी टी बराबर के। ठीक है, इसका मतलब है कि जहां पर ए की पावर 0 है तो इसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इसके आगे आ जाइएगा, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस डी एक्स बटे, अब डी टी हटा दो यहाँ पर। अब क्या करना है बेटा, इसके नीचे 1 मान लीजिएगा, तिर्रे गुणा करा दीजिएगा, तो माइनस डी एक्स बराबर माइनस के डी टी आ जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत हो, नहीं है ना। अब सॉरी बेटा, माइनस इधर नहीं आएगा, इधर तो ये आपका प्लस ही का है। अब ऐसा होगा, इधर से इसको ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स बराबर माइनस के डी टी। हो गया कि नहीं हो गया बेटा। अब यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं दोनों पक्षों का समाकलन। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर आइए बेटा कैसे करते हैं। तो ये आ जाएगा समाकलन डी एक्स बराबर माइनस समाकलन के डी टी। ठीक है बेटा, तो ये समाकलन डी एक्स बराबर माइनस के समाकलित डी टी। हम बेटा जानते हैं समाकलन dx का समाकलन x होता है, समाकलन dt का t होता है, समाकलन dA का a होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूं। यदि समाकलन dx बराबर पूछा जाए तो बेटा क्या बताएंगे, x होता है। इसके बाद समाकलन dt पूछा जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, t हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा dx का क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा बराबर माइनस के। अब बेटा समाकलन dt का मैंने उधर क्या बोला था, t इंटू टी आएगा, प्लस यहाँ पर एक मैंने कांस्टेंट लिखा है i, इसे कहता हूं समाकलित स्थिरांक। क्या बेटा बोलता हूं इसका मैं, इसको बोला जाता है समाकलित या समाकलन स्थिरांक भी बोला जाता है। क्या बेटा बोलते हैं, समाकलन स्थिरांक। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हम कुछ आगे करने वाले हैं, वो कैसे करूंगा, जब मेरी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी उस समय की बात है। तो ये आ जाएगा x बराबर, यहां लिखूंगा, थोड़ा साथ दीजिए बेटा, x बराबर 0। तो यहां पर एक चीज बेटा याद रखिएगा, t है समय जब हमारी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं की गई थी, तो उसे कहता हूं कि t बराबर 0 हमारा वैल्यू रहा होगा। तो यहां पर लिखेंगे t बराबर 0, यहां से देखिए दोबारा, यदि t बराबर 0 तो x बराबर भी क्या आएगा बेटा, 0 ही आएगा। जब हमारी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हो रही है तो क्या उत्पाद कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता है, तो उत्पाद भी 0 रहेगा। तो यहाँ पर इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लेना। तो यहाँ पर t और x के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो रखता हूं बेटा, तो यह आ जाएगा 0 बराबर KT में रखिए 0 प्लस i। इसका मतलब है i का मान कितना आ जाएगा, 0। अब बेटा आएगा i का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रख दें बेटा, 1 में रखने पर। आइए जरा, एक तो यही है मेरी, तो यह आ जाएगा बेटा 0 बराबर माइनस KT प्लस i का मान 0। ठीक है, सॉरी ये तो x था इधर बेटा, x बराबर माइनस KT प्लस, ठीक है। अब ऐसा होगा, यहां से मुझे मान किसका चाहिए, k का, तो k बराबर आ जाएगा माइनस एक्स बटे टी। क्या आ जाएगा, माइनस एक्स बटे टी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया है, आप लोगों को याद होना चाहिए कि मुझे यहीं पर वेग स्थिरांक k का मान निकालना था शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। तो बेटा आ जाएगा माइनस एक्स बटे डी टी, या यदि आप माइनस नहीं भी लगाते हो तो k बराबर क्या आ जाएगा, x अपॉन टी आ जाएगा। अब बेटा ये वेग स्थिरांक का आपका सूत्र हो जाता है, यहीं से न्यूमेरिकल लगाने को मिलते हैं।
और इसके बाद बेटा इसका यदि इकाई पूछा जाए आपसे, क्या पूछा जाए, इकाई, किसके लिए, शून्य कोटि अपक्रिया के लिए, तो बेटा मालूम होना चाहिए वो होता है मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये आपको इकाई इसकी मालूम होनी चाहिए। ये बेटा एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछी जाने वाली है। तो यदि आपको ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपके लिए ये प्रथम वरीयता है। चले देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अगला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपको मालूम होगा कि मैंने प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में आपको बताया था, सेम उसी प्रकार से प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है और फिर उसके लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना करने के आपको बोलेगा या उसका वेग व्यंजक लिखने की आपसे बात करेगा। तो यहाँ पे बेटा होता है कि सबसे पहले प्रथम कोटि अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता की घात एक के अनुक्रमानुपाती होता है, उसे हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए मैं लिख देता हूं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर जिसमें अभिक्रिया की दर मतलब बोले बेटा dx अपॉन dt, अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता बोले तो बेटा a की घात एक के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है बेटा। तो ये आ जाता है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये हो जाएगा माइनस dx बटे dt समानुपाती किसके बेटा, अभिकारक की घात की 1, क्योंकि अब प्रथम कोटि की बात हो रही तो यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता की घात कितनी होगी, 1 होगी। अब यहाँ पर आपको अभिक्रिया की प्रथम कोटि की अभिक्रिया मालूम हो गई है। अब हम लोग बात करेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना करना। तो यहाँ पे बेटा याद रखना है आप लोगों को सबसे पहले कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब हमारी अभिक्रिया में हमने अभिकारक ए लिया था तब मुझे यहाँ पे कुछ उत्पाद प्राप्त हुआ होगा, ठीक है। मैंने कोई अभिकारक ए लिया है तो बाद में हमें उत्पाद प्राप्त होगा, ये आप भी जानते हो। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि प्रारंभ में अब बेटा प्रारंभ में इसकी सांद्रता कितनी रही होगी, ए, तो बेटा उत्पाद कितना बना होगा, 0। भाई जब सांद्रता हमारी ए थी, अभिक्रिया आपकी शुरू नहीं हुई थी, तो उस समय जितना आपने अभिकारक लिया था उतना ही रहेगा। क्या उत्पाद कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता है, तो इसलिए उत्पाद कितना हो गया बेटा, 0 हो गया है। इसके बाद है बेटा टी समय बाद, इसका मतलब है कि जब समय कुछ गुजरा होगा, बढ़ा होगा, तो अभिकारक के द्वारा कुछ उत्पाद जरूर बनाया गया होगा। तो यदि मैंने माना है कि यहाँ पर a माइनस एक्स आपका अभिकारक बचता है तो उत्पाद भी आपका क्या बना होगा, x बना होगा। यदि a माइनस एक्स शेष बची मात्रा बोली जाए तो यहाँ पर x हो जाएगी वियोजित मात्रा या वियोजन मात्रा, सॉरी यहाँ पर कितनी मात्रा में आपका पदार्थ वियोजित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, बन रहा है, वो आपसे कहा जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर यह मालूम होना चाहिए कि dx बटे dt समानुपाती a की घात कितनी बेटा, 1, तो ये आ जाएगा
dx बटे dt बराबर, यहाँ पे आप लोग मालूम है समानुपाती हटाएंगे बराबर आएगा, तो इसके साथ एक नियतांक भी आता है k आएगा, और a की पावर कितनी आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी। इसके बाद में फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि सॉरी, इसके बाद में आपको मालूम है किसी की पावर यदि 1 दी जाती है तो उसका 1 लिखिए या ना लिखिए, तब भी वो जो की त्यों रहती है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। कर दिया मैंने। अब ऐसा होगा ये आपका बेटा dx बटे dt बराबर के। अब बेटा यहां पर आपको मालूम होना चाहिए a का वैल्यू कितना है, a माइनस एक्स। ए का वैल्यू कितना है बेटा, a माइनस एक्स। तो यहां लिखेंगे a माइनस एक्स। ये अब कह रहा है कि कब, जब t समय बाद की बात हो रही है। तो ऐसा करेंगे यहां पर कि t यहां लगा देंगे, a माइनस एक्स को नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा dx बटे a माइनस एक्स। क्योंकि बेटा मुझे अभी समाकलन करना है तो x वाले x पास रखिएगा, इसीलिए मैं रख रहा हूं। तो बराबर ये आ जाएगा k dt। अब बेटा क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो ध्यान दीजिए, तो ये बेटा हो जाएगा समाकलन dx बटे a माइनस एक्स बराबर k dt हो जाएगा। इसके बाद में ये बेटा आपका सॉरी मालूम होना चाहिए कि इसे बोलेंगे समाकलन 1/a माइनस एक्स dx बराबर k समाकलन dt। ठीक है। अब 1/a माइनस एक्स का समाकलन होता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए बेटा कि इसे बोलते हैं माइनस लॉग बेस ई a माइनस एक्स बराबर k dt का भी मैंने बता चुका हूं, k dt सॉरी dt का बेटा क्या हो जाएगा t प्लस आई। उस दिन मैंने बताया था, सॉरी इसके पहले मैंने बता चुका हूं शून्य कोटि क्रिया में, कि जहां आई क्या होता है, समाकलन स्थिरांक। क्या होता है बेटा, समाकलन स्थिरांक। ठीक है। तो यहां पर आप लोग मालूम होना चाहिए फिर से वही पुरानी चीज, यदि t बराबर 0 तो x बराबर 0, तो यहां आ जाइए माइनस लॉग बेस ई a बराबर k गुणे 0 प्लस आई, ये हो जाएगा माइनस लॉग ई a बराबर आई का मान मालूम है, तो आई का मान कहाँ रखेंगे बेटा, दिस इज समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर आइए, तो बेटा ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग बेस ई a माइनस एक्स बराबर के टी माइनस लॉग ई बेस ए। बेटा के टी इधर रखो, इसको इधर भेज दीजिए, प्लस का हो जाएगा, तो ये बचेगा के टी बराबर लॉग बेस ए माइनस लॉग ई बेस ए माइनस एक्स। अब बेटा आप लोगों को एक मान मालूम होना चाहिए कि यदि लॉग ए माइनस बोले तो एम लॉग एम माइनस लॉग एन दिया है, तो इसे हम लोग बोलते हैं लॉग ई, इसे कहा जाता है ए अपॉन ए माइनस एक्स कह सकते हैं बेटा। अब इसके बाद में थोड़ा सा इसे साफ कर देता हूं, फिर आप लोग इधर देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हर स्टेप आसानी से मैंने समझाया है, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इन प्रश्नों का हल मिल सके आसानी से, और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। यदि वो अच्छे मार्क्स गेन करते हैं तो आपका ऑनलाइन स्टडी बाय बीके सर बहुत ही अच्छे से अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को और अच्छे से आगे बढ़ाएंगे, जिससे आप सभी बच्चों का अच्छे से सारा सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो आइए बेटा यहाँ पर, तो ये दिया गया था के टी बराबर
log e a अपॉन a माइनस एक्स। अब बेटा याद रखिए log e में नेचुरल लॉग में हम लोगों को मान नहीं मालूम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इसको बेस 10 में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये आ जाएगा kt बराबर 2.03 log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये आ जाएगा बेटा। तो यहाँ से k का वैल्यू निकलना है तो 2.303 अपॉन t log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये जो वैल्यू आती है ये आ जाता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना करना। ठीक है बेटा, तो ये आपका k का मान आ जाता है। इसी फार्मूले के यूज से आपके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। जो भी आने वाला अगला जो लेक्चर होगा उसमें आपको इन सारे प्रश्नों को दिखाया जाएगा किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। अब बेटा इसका जो आप इकाई भी है उसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। इसका जो इकाई होता है वो होता है सेकेंड इनवर्स। बेटा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में जरूर पूछा जाता है, इस बात को आप मत भूलिएगा। यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।